हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से आप लोगों के बीच हाजिर है। टेस्ट सीरीज फर्स्ट का जो है वो थर्ड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। तो हम लोग जो था 1 से लेकर 50 तक यानी 1 to 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे और इस सीरीज में 100 क्वेश्चन है। इस सीरीज में 100 क्वेश्चन है। तो आज मैं कोशिश करूँगा ये 50 जो क्वेश्चन शेष है ये हो जाए। इसमें बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो मैथ के, बाकी जो इसमें जो 10 क्वेश्चन जो लास्ट के 100 के आसपास में जो 90 से लेकर 100 के बीच में है उसमें मैथ्स के जो है 10 क्वेश्चन है। तो उसको मैं आप लोगों को बोर्ड पे कराने का कोशिश, तो यहीं पे अगर हो गया अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको वाइट बोर्ड पे आप लोगों को करवा के उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को करना था 51 नंबर क्वेश्चन है। तो 51 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग कि 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा ये था 51 नंबर जो क्वेश्चन था ये था 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। तो हम लोग का जो है वो 51 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोक्सी समूह वाला जो एक ऑर्गेनिक अम्ल है वो इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी समूह वाला जो अम्ल होता है जिनमें अल्कोहल के एक अणु होते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल मूल भी रहता है, उनमें मोनोहाइड्रोक्लोरिक अल्कोहल होता है और उस अल्कोहल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी डाला होता है। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है जिसके कारण इसमें गंध उत्पन्न होता है और ये जो अम्ल होता है वो बेंजोइक अम्ल कहलाता है। तो ये हाइड्रोक्सी अम्ल का ये समूह है। अगला है हमारा एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और सिनोमिक अम्ल। जो ये हमारा हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक जो अम्ल है ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है। तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप, यानी कि दूध है जो है उसको किस विधि के द्वारा एक रूप में किया जाता है, यानी होमोजीनाइज विधि ये कौन सा है। तो इसमें जो होता है सबसे पहले दूध में तो कैल्शियम का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, दूध में जो होता है वो कैल्शियम का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। और दूध में वसा के कणों का जो वसा का जो कण होता है उसे सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। सूक्ष्म यानी छोटी छोटी कणों के रूप में इसका दूध के अंदर जो वसा होता है उसे छोटे छोटे कणों के रूप में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये बदला जाता है सेंट्राफ्यूज के द्वारा। सेंट्राफ्यूज एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये बदला जाता है। सेंट्राफ्यूज एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वसा के कणों को सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है जब कोई भी वस्तु मतलब दूध को जो है एक मक्खन की तरह जब मथते हैं तो उसमें एक वृत्ताकार मार्ग की तरह ये चलता है और उसमें एक बल लगता है जिसे हम लोग वृत्त के अंदर में वृत्त की केंद्र की ओर एक बल लगता है, इसे अभिकेंद्री बल भी कहते हैं। और ये इसमें जो होता है इसे जैसे एक सर्किल होता है, इसमें दूध डालने के बाद इसे घुमाया जाता है चारों तरफ से घुमाने के बाद उसमें वसा के जो पदार्थ होते हैं जिसे घी के रूप में परिवर्तित होता है, उसे उबालने के बाद घी के रूप में परिवर्तित होता है। तो वहीं से हमारा वसा का जो सूक्ष्म कण जो होता है वो एक रूप में अलग विभाजित हो जाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस, तो वो सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। सो सेंट्रीफ्यूज की मदद से ही वसा के कणों को सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। और दूध में जो है सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, हरा जो फल होता है उसे कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो जिसे हम लोग कार्बाइड बोलते हैं, तो कोई भी फल जो होता है उसे पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, जो कि हमें एसिटिलीन उत्पन्न करता है। और एसिटिलीन उत्पन्न
करने के कारण इसमें गर्मी ज़्यादा होता है और ये एसिटिलीन उत्पन्न करता है, जिससे फल जो होता है वो ठोस पदार्थ से थोड़ा अपना मतलब अपना जो रूप होता है वो कलर के साथ साथ वो अपना आकार भी कलर अपना चेंज करता है और वो फल जो होता है वो पकने के कगार पे हो जाता है। और इसमें कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, इसमें नाइट्रोजन की जो गैस की उपस्थिति होती है उसे गर्म करने पर 1200 डिग्री सेल्सियस गर्म ताप पर भी कैल्शियम रसायनाइड निकलता है। ठीक है, और इसमें जो फल पकाने के लिए निकलता है वो एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में भी सहायता करता है, जिसे हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सी हो गया। अगला नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, तो वो है इस प्रकार कि मतलब कहा जा रहा है कि सभ्यता संस्कृति में हड़प्पा जो सभ्यता संस्कृति थी, तो उस समय किस जगह पे मतलब कौन सी नदी थी और कहाँ से किस चीज़ का स्रोत मिला था, तो उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो ये है कि मिलान करना है कि हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये हमारा देखा जाता है। तो कालीबंगा, लोथल, रोपल और हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी की एक हड़प्पा जो है ये जो है प्राचीन यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी यह प्रथम खोज है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी यह प्रथम खोज है। कौन सा? तो यह है हड़प्पा जो है ये प्रथम खोज है। और ये जो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, यानी कि फर्स्ट का जो होगा हमारा ये 3 नंबर होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कालीबंगा जो है यहाँ पे जोते हुए खेत का निशान मिला है। कालीबंगा जो है इसमें जोते हुए खेत का निशान मिला था। जोते हुए खेत का जो निशान मिला था तो वो मिला था हमारा कालीबंगा में। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला हम लोग देखते हैं कि लोथल जो है गुजरात में है। और ये लोथल जो है ये एक बंदरगाह है। लोथल जो है एक प्राचीन सभ्यता में ही एक ये बंदरगाह का प्रमाण यहाँ से मिला है, लोथल बंदरगाह से। और ये जो है स्थित है ये भोगवा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो रोपर का जो हो जाएगा हमारा ये 4 नंबर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा रोपर का हमारा सतलज नदी हो जाएगा। और रोपर से मालिक के कुत्ते को मालिक का जो कुत्ता होता है उसे दफनाने का स्रोत जो मिला है ये मिला है हमारा रोपर से। तो यहाँ से क्या मिला है? कुत्ता को दफनाने का स्रोत मिला है। कुत्ता को जब मर गया था तो दफनाने का स्रोत यहाँ से प्राप्ति मिला है। ये मिला हमारा रोपर से। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, और सी का 1 हो गया, और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो महात्मा बुद्ध से जन्म से संबंधित है कि पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें जो है कौन सा कथन निम्नलिखित बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो उनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु में ही हुआ था। साथ ही साथ उनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुए थे। और इनका जो महापरिनिर्वाण, इनका जो धर्म परिवर्तन चक्र है, जिसे हम लोग जहाँ पे धर्म परिवर्तन चक्र का जो ऐसा संबंध जो है ये उपदेश से संबंध है। और इन्हें बोध गया में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद इन्होंने सारनाथ जो कि यूपी में है, सारनाथ में जाकर ये अपना पहला उपदेश दिए थे।
सारनाथ में जाकर ये अपना पहला फर्स्ट उपदेश दिए थे। ठीक है, ये अपना पहला उपदेश दिए थे कहाँ जाके? सारनाथ में। उसके बाद वो वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं किए थे, वैदिक धर्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किए थे। और महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण का जो संबंध है, निर्माण का जो संबंध है, ये उनके मृत्यु से ही, उनके मृत्यु का जो चक्रण था उनसे ये संबंध था। और साथ ही साथ वो बोला जा रहा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो हाँ वो आर्य सत्य का भी प्रचार किए थे। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म की शुरुआत किए थे। और इसमें चार आर्य सत्य का भी प्रचार किए थे, 4 आर्य सत्य का भी वो प्रचार किए थे। वो थे हमारा दुख था। ठीक है, और उसके बाद दुख समुदाय, पहला हो गया दुख और दूसरा हो गया हमारा दुख समुदाय। तीसरा जो है इसका, तीसरा नंबर लिखिएगा आप लोग, थर्ड नंबर जो है इसका निवारण, दुख का निवारण। अगर दुख है तो दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण। और चौथा जो था वो दुख निरोधक, चौथा जो है हमारा दुख निरोधक था, दुख निरोधक मार्ग, दुख निरोधक मार्ग जो है ये हमारा चौथा नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, रजुक थे, तो रजुक क्या थे? रजुक जो थे वो क्या थे? तो रजुक के बारे में जानना है। तो रजुक का जो उल्लेख किया गया है वो रजुक का जो उल्लेख मिलता है, रजुक का जो उल्लेख मिलता है वो अशोक के शिलालेख में मिलता है। अशोक का जो शिलालेख है वहाँ से रजुक का उल्लेख मिलता है। और ये जो रजुक जो थे वो मौर्य शासन में अधिकारी थे, मौर्य शासन में ये अधिकारिक थे, जो कि राजस्व वसूल से इनका संबंध था। ये कर वसूलने का काम करते थे। और अशोक इसे न्यायिक अधिकारी भी, जिसे अशोक न्यायिक अधिकारी भी कहा जाता था। ठीक है, और अशोक के शिलालेख में इसे धम्म महापत्र का उल्लेख भी मिलता है। अशोक का जो शिलालेख है वहाँ पे रजुक का भी उल्लेख मिला है। साथ ही साथ महापात्र, धम्म महापात्र का जो है वहाँ से भी अशोक के शिलालेख में इसका भी उल्लेख मिला है। और रजुक जो थे वो क्या थे? तो वो मौर्य शासन में एक अधिकारी थे जो राजस्व कर से इनका संबंध था, ये कर वसूलने का काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी सही है। 57 नंबर है, अद्वैत दर्शन के संपादक कौन है? अद्वैत दर्शन के संपादक कौन है? तो इसके जो संस्थापक है, इसके जो संस्थापक जो है वो है हमारा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक है वो शंकराचार्य है। और शंकराचार्य जो थे वो बहुत ही ज्ञानी मार्ग के थे, शंकराचार्य जो थे वो बहुत ही ज्ञानी मार्ग के थे। और ये मायावाद का खंडन करते थे, वे माया मोह से दूर रहते थे। वो माया मोह का जो भी एक सर्कल टाइप का बनता है कि ये माता पिता ये वो होता है, जो उस सब से ये दूर रहा करते थे और उसे ये काट देते थे, उनका नहीं चलता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शंकराचार्य। उसके बाद क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि महाबलीपुरम के रथ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन देव। नरसिंह वर्मन देव जो थे वो फर्स्ट थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ये इस रथ मंदिर को क्या कहा जाता है? तट मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तट मंदिर हो गया, एकाश्मक मंदिर हो गया, एकाश्मक मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और साथ में इसे सप्त पैगोरा भी कहा जाता है, सप्त पैगोरा भी कहा जाता है। और नरसिंह वर्मन जो थे वो पल्लव वंश के थे, पल्लव वंश के जो थे ये नरसिंह वर्मन थे जो पल्लव वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो गया वो हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सेफ वुमन पहल यानी कि साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है?
तो ये किसके द्वारा, जो महिलाओं के लिए जो साइबर मतलब महिलाओं को लिए जो सेफ्टी का इंतज़ाम जो किया गया है साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव का, वो किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारा, ये जो किया गया है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है कि महिलाओं को महिलाओं को जो साइबर सेफ यानी कि जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पे जो चैटिंग किया जाता है, वो गलत मैसेज भेजे जाते हैं, उन सबसे सेफ के लिए जो साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव का जो चहल यानी पहल जो चलाया गया था, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक चालुक्य शासक थे। थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को, कन्नौज व थानेश्वर और कन्नौज के जो शासक थे उनका नाम था हर्षवर्धन, ठीक है, को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था। तो किसने रोका था, किसके साथ ये युद्ध चला था? तो थानेश्वर व कन्नौज के महान जो शासक थे हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस समय जो रोकने वाले थे वो पुलकेशिन द्वितीय जो थे, इन्हें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को रोका गया था दक्षिण बढ़ने से। और पुलकेशिन जो द्वितीय है ये भी चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किस वंश के है? ये चालुक्य वंश के हैं। चालुक्य वंश के ये जो है पुलकेशिन द्वितीय है और ये नरसिंह वर्मन को भी पराजित किया था। चालुक्य वंश के जो है हमारा पुलकेशिन जो है, उन्होंने नरसिंह वर्मन देव कौन थे? तो नरसिंह वर्मन देव जो थे तट मंदिर का यानी एकाश्मिक मंदिर का निर्माण करवाए थे और वो जो थे पल्लव वंश के थे। उसे इन्होंने चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने इसे युद्ध में हरा दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है कहा जा रहा है कि मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 1700 भारत में जो अंतिम आक्रमण हुआ था यानी कि 17वां आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था और किसके विरुद्ध हुआ था? वो कब हुआ था और पूछा जा रहा है ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो भारत में जो मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण हुआ था, अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो 1027 ईस्वी में हुआ था। ये जो हुआ था अंतिम आक्रमण ये 1027 ईस्वी में हुआ था और ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। ये जो था जाटों के विरुद्ध हुआ था और 1027 ईस्वी में ही इन्होंने सोमनाथ के जो मंदिर है उस पर सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किए। सोमनाथ का जो मंदिर है उस पर इन्होंने मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के दौरान इस मंदिर के अंदर जितने भी सोने जेवरात और साथ ही साथ सोने जेवरात के साथ साथ जो मूर्तियाँ थी, जो भी आभूषण रत्न थे, मूर्तियाँ थी, वो सबको ये लूट कर चला गया था। तो ये जाटों के विरुद्ध जो था ये किया था। और ये जो मोहम्मद गजनबी जब भारत में 17वां आक्रमण किया था उस समय जो 17वां आक्रमण किए थे उस समय हेनरी एलियट के अनुसार हेनरी एलियट जो है एक इतिहासकार है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि ये 17वां आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में किए थे और सोमनाथ के मंदिर पर किए थे और साथ ही ये सोमनाथ मंदिर को बहुत तहस नहस बहुत ही नुकसान पहुंचाया था और साथ ही साथ उनके जितने भी आभूषण रत्न थे, मूर्तियां थी, वो लूट कर चले गए थे। तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो हमारा हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो सबसे पहले बता दें कि कुतुब मीनार का नींव किसने डलवाया था? कुतुब मीनार का जो नींव डलवाने वाले शासक का क्या नाम था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुतुब मीनार का नींव डलवाए थे, साथ ही साथ नींव डलवाए थे और ये जो थे 2 मंजिल तक बनवाने के बाद 2 मंजिल तक ये बनवाए थे, लेकिन ये भूकंप आने के कारण ये जो दूसरा मंजिल था इनका क्षति हो गया था। ठनका गिरने से इनका क्षति हो गया था। सॉरी, भूकंप से नहीं, ठनका जो गिरने से इनका
क्षति हो गया था। और सिकंदर शाह जो लोदी थे, सिकंदर शाह जो लोदी थे, इन्होंने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार का जो नींव किसने रखा था, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही चौगान खेलते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन जो है उनके निर्माण कुतुबुद्दीन जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। उनके बाद इनको कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाले जो शासक थे वो इल्तुतमिश थे। लेकिन इनका जो लास्ट यानी पाँचवा मंजिल जो वो सिकंदर शाह लोदी के द्वारा बनवाया गया था। और इसे सौंदर्यकरण भी किया गया। तो वो किया गया इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बल्कि सिकंदर लोदी के द्वारा। लेकिन इनके अगर कुतुब मीनार के बनवाने में हक कहा जाए तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नींव डाले थे। उनके बाद ये दूसरी बार में इन्होंने फर्स्ट सेकंड मंजिलें भी बनवाई। और जो लास्ट मंजिल है वो सिकंदर लोदी बनवाए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर आंसर सही है। अगला है कि मिलान करना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और इसमें गलत सही सुमिलित नहीं है, उसके बारे में हमें जवाब देना है। तो हम लोग देखते हैं इसका कि पानीपत का पहला क्वेश्चन है कि हमारा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो इसमें जो है पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच इब्राहिम लोदी के द्वारा ये हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। और ये युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 ईस्वी में। ये सही है। पानीपत के युद्ध के बाद ही खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये राणा सांगा खानवा का जो युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर के बीच। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1527 ईस्वी में। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। उसके बाद घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो 1529 ईस्वी में ही हुआ था। 1529 ईस्वी, ये भी सही है। लेकिन चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था हमारा 1528 ईस्वी में। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1528 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1528 ईस्वी, यहाँ होगा। और ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर वर्सेस जो था वो मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध हुआ था, हमारा चंदेरी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, इसमें जो पूछा जा रहा नहीं, गलत ऑप्शन पूछा जा रहा है कि सुमिलित नहीं है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन है। लेकिन यहाँ काट के लिख लीजिएगा 1528, ये हमारा सही है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भाई कोलकाता में। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। और भारत का जो प्रथम राजधानी जो बना था वो कोलकाता ही बना था। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। और फोर्ट विलियम का नाम जो रखा गया था राजा विलियम थर्ड के द्वारा, मतलब इसका जो नाम रखा गया था फोर्ट विलियम, इस नाम रखने के पीछे एक राजा थे, राजा विलियम थर्ड थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया गया था वो 1700 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, इनका जो फर्स्ट अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे, तो इनका जो फर्स्ट अध्यक्ष यानी कि प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे चार्ल्स आयर जो थे वो थे फोर्ट विलियम्स के प्रथम अध्यक्ष, ये थे चार्ल्स आयर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की।
और ये किसके द्वारा किया गया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किए थे, ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो किनके गुरु थे? जो किनके राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला जो है हमारा अगला नंबर, सरोजिनी नायडू, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर की। और उसके साथ ही साथ जो इरविन समझौता हुआ था, इरविन समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन इसे कराने वाली जो थी वो सरोजिनी नायडू के द्वारा ये समझौता कराया गया था। ये समझौता जो था सरोजिनी नायडू के द्वारा कराया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो बॉम्बे में सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना किए थे। वो 1905 ईस्वी में ही किए थे, और 1905 ईस्वी में किए थे इसका स्थापना। और ये किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम फिर आगे बढ़ते हैं 66 के तरफ। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे ये पूछ रहा है। ये क्रांतिकारी एक संपादक थे। इसके संपादक यानी कि इसके जो लिखने वाले जो थे वो कौन थे, या संपादक छापने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना भी किए थे। और श्यामजी कृष्ण जो थे वो 1905 ईस्वी में क्या किए थे? तो ये किए थे इंडिया हाउस की स्थापना भी किए थे। और साथ ही साथ वंदे मातरम जो पुस्तक क्रांतिकारी पत्रिका जो थी उनके भी संपादक किए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि सारथी ने एक बैंक से 3125 रुपये किसी बैंक में जमा कराए, जिस पर बैंक द्वारा 8% क्या दिया जा रहा है? साधारण ब्याज देय है, वार्षिक साधारण ब्याज देय है। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो हमारा जो मूलधन है वो 3150 रुपया है। दर क्या है, यानी कि रेट जो है ये हमारा जो है प्रिंसिपल जो है हमारा 3150 रुपया है। रेट जो है हमारा वो कितना है? 8% के दर से है। और कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। तो SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई टाइम T डिवाइडेड बाई 100। तो इस पर डायरेक्ट पुट कीजिए तो हमें SI जो इसका निकल के आएगा वो आएगा 3125 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? यहाँ से हमारा कट जाएगा, कट के कितना आएगा? 20 पंचे 100। यहाँ से ये 20 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 4 जा और ये 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। फिर ये कटेगा हमारा 6 6 पंचे 30, फिर 5 दूना 10 2 12 और 12 2 बच जाएगा 5। 3125 इंटू में हो जाएगा 8 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, 100 हो गया। यहाँ से ये कितने से कट जाएगा? 20 से कट जाएगा। अगर 20 से ये कट जाता तो इसे 5 से हम लोग काट देते, 5 चौका 20 और यहाँ से कट जाएगा 2 चौका 8। फिर इससे इसको हम काटेंगे तो कितना है? 6 पंचे 30, 1 6 दूना 12 2 और 50 25 5, यानी कि 625 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा?
₹50 हमारा जो होगा ये मूलधन हो जाएगा, मतलब ब्याज जो हो जाएगा 5 साल का ये हो जाएगा हमारा ₹1250। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? तो 1946 में जो भारत आया था वो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन जो आया था ये 1942 ईस्वी में आया था। 1942 ईस्वी में हमारा क्रिप्स मिशन आया था जिसे भगा दिया गया था, और कैबिनेट मिशन भी आया था जो आया था 1946 ईस्वी में। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थे संविधान के अलावा, इसमें भारत को उस समय आज़ादी की कगार पे पहुंच रहे थे, तो उस समय इसमें 3 बातें थे कि इसमें जो था कि किसी एक अंतरिम सरकार की गठन होना चाहिए। साथ ही साथ इसी कैबिनेट मिशन के दौरान पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, और ये इस मिशन के दौरान ये भी बताया गया था कि आप लोगों को आज़ादी देने से पहले आप अपना एक संविधान गठन कर लीजिए। ये बताया गया था हमें कैबिनेट मिशन के दौरान। और ये हमारा क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में, आप लोग बता दिए हैं। और वेलेबल मिशन जो आया था हमारा, वेलेबल मिशन जो है योजना जो था वो 1945 में था। और साइमन कमीशन वापस जाओ ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा दांडी यात्रा से पहले 1927 ईस्वी में। और दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। 28 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक चला था, और ये चला था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? केंद्र में जो है कि केंद्र में अगर कोई भी शासन जो है द्वैध शासन स्थापित किया जाता है, किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो केंद्र में जो द्वैध अधिवेशन जो आया था वो कब आया था? वो आया था 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी में आया था, जिसमें भारत शासन एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि सभी धर्म जातियों से संबंधित विषय, रक्षा और जो विदेशी मामला होगा उस पर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद जो होगी उस पर एक कानून बना सकती है। इस अधिनियम में ही द्वैध शासन को एक अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। तो वो भारत सरकार का जो अधिनियम था वो था 1935 का, और 1935 में ही द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया था। कुछ ही दिन के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था, समझे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा 70 नंबर जो क्वेश्चन है 70, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र होने का मतलब ये है कि भारत में जो है वंशागुणित शासन नहीं होगा। वंशागुणित शासन कहने का मतलब है कि अगर किसी के पिता अगर कोई राजा है तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, कोई गरीब भी राजा बन सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें सभी प्रमुख जनताओं के द्वारा एक प्रमुख नेता चुना जाए। जो भी जनताएं हैं उन सब जनताओं के द्वारा एक प्रमुख नेता चुना जाए, जो उनके द्वारा, अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है और जनता पे ही वो शासन करेगा, वही लोकतंत्र है, उसी में लोकतंत्र है। और जो देश का सबसे बड़ा मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वह है हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा अनुच्छेद है? तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद जो है 24
अनुच्छेद जो 24 जो है इसे शोषण, बच्चों के शोषण से संबंधित ये अनुच्छेद है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से भारी भरकम काम यानी कि खतरनाक काम नहीं करवाना चाहिए। अगर आप करवा रहे हैं तो उसके विरुद्ध आप पे कार्रवाई की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार भी जो दिया गया है, शोषण के विरुद्ध, इसके विरुद्ध शोषण के विरुद्ध जो अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है तो उसका जो है अनुच्छेद नंबर वो है हमारा 23 से 24, समझे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। कौन सा भारत, वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक, सेक्युलर और विधेयक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम पात्र। तो इसमें कौन सा भारत के राष्ट्रपति को प्राधिकार जो है वो औपचारिक और विधेयक, संवैधानिक और नाम पात्र ये सब जो है वो प्राप्त है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और वो नाम मात्र के होते हैं। तो इसका ऑप्शन तो डायरेक्ट यहीं से मिल रहा है हमारा, जो होगा औपचारिक, विधेयक, तो ये होगा हमारा 2 नंबर, और संवैधानिक और नाम मात्र के होते हैं तो ये हमारा 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा हो गया। और अगला क्वेश्चन हमारा है 73 नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, ये मैथ के क्वेश्चन है। ये किसके क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है एक जोहड़ी ने एक जोहड़ी जो है एक हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य जो है वो 10 लाख रुपए तय किया। उसका जो विक्रय मूल्य है वो 10 लाख रुपये तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहर ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कहा जा रहा है कि कच्चे माल की लागत पे 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी। तो सीधा आंसर हमारा क्या होगा कि इसमें तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कच्चा माल की जो लागत कीमत है वो कितना है, 3 लाख, और इस पर निवेश जो किया था 3 लाख रुपए का किया था, और इस पर लागत जो था 20% सोना भी था, 20% सोना था। तो सोना खरीदने के लिए इसमें कितना रुपया खर्च किया था, इसमें 20% जो रुपया है, इसके अंदर 20% जो रुपया है वो भी इसमें इंक्लूड है। ये 3 लाख के अंदर सोने का दाम भी इसमें इंक्लूड है, जो कि 3 लाख का 20% जो बचेगा वो हमारा रकम जो होगा सोने का होगा। तो 3 लाख का सीधा 20% आप लोग निकाल दीजिए, जो हो जाएगा 100। यहाँ से यहाँ इसको हटाइए तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 1 2 3 4, यानी कि 60,000 रुपया जो होगा वो हमारा होगा सोना का मूल्य। जिन्होंने जोहरी खरीदा जो था, वो कच्चे माल जो खरीदा था 3 लाख में, उसके अंदर से 60,000 का वो जो होगा सोना भी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है। ये विधान परिषद के किस अवधि तक, किसी भी विधान परिषद का जो साधारण विधेयक होता है उसको किस अवधि तक रोक सकता है, कितने दिन तक रोक सकता है। 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 14 महीना, 12 महीना, कुछ भी होगा ना, एक अवधि होगी। तो वो जो अवधि है उसे रोकने का जो अधिकार है वो मैक्सिमम 4 माह तक रोक सकता है, उसके अलावा नहीं। विधान परिषद विधानसभा जो पारित जो विधेयक होता है वो 3 माह के अंदर पारित कर भेजना पड़ता है। लेकिन अगर वो 3 माह के अंदर पारित नहीं करता है, नहीं भेजता है, तो वो अगला जो 1 माह जो समय दिया जाता है, यानी कि चौथा माह जो होता है उसमें वो खुद ही दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, और साथ ही साथ विधान परिषद में जो धन विधेयक को राज्यसभा की तरह जो दिया जाता है, या राज्यसभा जो रोक लगाता है, वो मैक्सिमम जो होता है वो धन विधेयक पर राज्यसभा का जो रोक लगा सकता है तो वो मैक्सिमम 14 दिन का लगाता है। वो मैक्सिमम कितने दिन का लगाता है, 14 दिन का, ठीक है।
उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका 4 माह हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायत राज्य की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? उसके सभापति कौन थे? कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश जो किए थे उनके सभापति कौन थे? उनके सभापति कौन थे? जब भारत में ग्राम पंचायत राज योजना का जो संबंध आया था वो किससे संबंध था? तो वो बलवंत राय मेहता का संबंध, बलवंत राय से संबंध था, जिन्होंने लोकतांत्रिक मतलब भारत जो उस समय लोकतंत्र हो चुका था, तो लोकतांत्रिक भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था लागू करने की जो सिफारिश की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लगा गया था। और पहला जो पंचायत बना था, जो पहला पंचायत बना था वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से बना था, नागौर डिस्ट्रिक्ट से बना था। वहाँ से वो पहली बार वहाँ पे पंचायत समिति का आयोजन किया गया था। और पंचायत जो होता है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश ये बलवंत राय मेहता किए थे। ठीक है, 1900 कितने में? 57 में, 57। अगला जो 76 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 14, 36, 74, 368 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है आप लोग जानते होइएगा, अनुच्छेद जो 14 है वो किससे संबंधित है? तो ये अधिकार से संबंधित है, जिसमें हम लोग को समानता का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद जो है 14 उसमें हम लोग को समानता का अधिकार दिया जाता है। और अनुच्छेद 36 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का है, नीति निर्देशक तत्व का। अनुच्छेद 74 जो अनुच्छेद 74 है जो कि मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात 368 नंबर जो है ये हमारे संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड है। जो संविधान में जो भी संशोधन होगा वो किसके अंतर्गत होगा? ये होगा हमारा 368 के तहत। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो सकता है? ए का हो गया 3, 2 का हो गया 4, 3, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। और ऑप्शन नंबर डी का आंसर ये सही है। तो हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे अटक गए हैं आज? कितने क्वेश्चन किए? 76 क्वेश्चन किए। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है वो सारे एग्ज़ाम के लिए है। मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई के लिए मैंने लिखा है। लेकिन ये जो है हमारा यूपीएसआई के लिए भी, जनरल यूपीएसआई हो गया, राजस्थान एसआई हो गया, इस सब के लिए इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं बहुत जल्द एंसेंट हिस्ट्री का एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि एक सीरीज आएगी जिसमें पर डे 5 क्वेश्चन, टॉप के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए होंगे। उन क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच ला के रखूँगा। ठीक है, तो आप लोगों के साथ यहीं तक मेरा रहा क्लास आज का। तो हम लोग समाप्त करते हैं क्लास को यहीं पे। तो बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और ये इसी के साथ हम लोग वीडियो को द एंड करते हैं। थैंक यू।